नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। डियर लर्नर्स, आज के क्लास में हम वेक्टर्स पे कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या कि वेक्टर हैज़ कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस इक्वल टू 25 यूनिट एंड अलोंग द वाई एक्सिस इक्वल टू 60 यूनिट। ठीक है, देखो कोई वेक्टर है जिसका कि कंपोनेंट क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग में। मान लो ये कोई वेक्टर होता, ये जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है बेटा कि ये कोई वेक्टर ए होता। ठीक है, इस वेक्टर ए का जो कंपोनेंट है ये मान लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग में कितना है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग में ये 25 यूनिट है और वाई एक्सिस के लॉन्ग में कितना है, 60 यूनिट है। ठीक है, कितना है, 60 यूनिट है। तो मेरे से बोल रहा है क्या कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताओ कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, और डायरेक्शन बताओ कि अगर ये मान लो एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। कि अगर इसको एक्स एक्सिस हम बोलते हैं तो एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर ए क्या एंगल बना रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ए एक्स स्क्वायर करते, देखो ए एक्स कितना है 25 का स्क्वायर प्लस हम क्या कर देते 60 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब जो भी आ जाए, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 60 का स्क्वायर 3600। ठीक है, कितना आ गया ये देखो कितना आ गया 4225 आ गया। ठीक है, 4225 को अगर हम निकालते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4225 को अगर हम इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, आप इसको घर पे कर लेना इवेल्युएट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे से पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा। ठीक है, आप इनको ये कर लेना, कैलकुलेट कर लेना क्या आएगा। ठीक है, अब मेरे से बोल रहा है डायरेक्शन, बोल रहा है कि डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो ये मान लो कि एंगल अगर थीटा होता, ये एंगल अगर मान लो थीटा होता तो हम लोग क्या डायरेक्शन कितना हो जाएगा, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स कर देते हैं। तो यहाँ से देखो ए वाई कितना है 60 यूनिट, ए एक्स कितना है 25 यूनिट। 60 का ये काटो कितने बार में कट गया, 12 बार में 5 से, तो ये इतना आ गया। मतलब tan थीटा कितना आ गया 12/5। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता, tan इनवर्स 12/5 हो जाता। ठीक है, तो मेरा एंगल क्या हो जाता, tan इनवर्स 12/5 विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। ठीक है, नोट कर लो आप। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। आप इसको ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो। ट्राई कर लिया क्या, सॉल्यूशन देख लो, मैच कर लो आंसर को, ट्राई कर लिया तो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ठीक है, कि एक वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए का वैल्यू कितना दे दिया मेरे, ये देख लो वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप दिया हुआ है। और मेरे से क्या बोल रहा है कि वेक्टर b इज इक्वल टू कितना है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये क्या हो गया, ये वेक्टर b का वैल्यू है। और क्या बोला जा रहा है कि बताओ भाई वेक्टर a और b के बीच में एंगल क्या है, कि वेक्टर a और b के बीच में एंगल क्या है।
ठीक है। तो एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को यूज करके एंगल को फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेक्टर ए डॉट बी सबसे पहले फाइंड करते हैं, क्या होता है, ए डॉट बी निकालो, आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ 2 इंटू 4 8 आ गया, 3 इंटू 3 9 आ गया, 4 इंटू 2 8 आ गया, कितना आ गया 25 आ गया। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालो, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालो तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, यहाँ पे देख लो कि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये देख लो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 29 आ गया, ठीक है। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड देख लो, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड देख लो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 कितना हो गया, फिर से 29 आ गया, ठीक है। अब देखो अब मुझे क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, तो एंगल के लिए हम क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, हाँ ये सही तो है ना, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 9 8, ठीक है, 4 2 जा 8, हाँ सही है। अब वेक्टर ए डॉट बी देख लो, ए डॉट बी कितना आया है 25 आया है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए देखो कितना आया 29, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी देखो वो भी कितना आया, तो 29 आया, तो कितना हो गया मेरा आंसर 25/29, cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 25/29, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता, cos इनवर्स 25/29, ये एंगल आ गया। आपका भी यही आया था क्या, चलो बहुत अच्छी बात है, मैच कर लो, ठीक है, मैच कर लिया क्या, ठीक है, नोट कर लो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 3 वेक्टर्स, अब देखो 3 वेक्टर्स दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, कि वेक्टर ए कितना दे दिया, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। और क्या दिया है, वेक्टर सी इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है, और क्या दिया माइनस 4k कैप, ठीक है। ये 3 वेक्टर दिया हुआ है, 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए इक्वल टू इतना, वेक्टर बी इक्वल टू इतना, वेक्टर सी इक्वल टू इतना दे रखा है, और मेरे से पूछ रहा है आर साइड्स ऑफ एन, कि ये बताओ ये तीनों वेक्टर किसी ट्रायंगल का साइड है। अब किस तरह के ट्रायंगल का साइड है वही हमें फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा ऑप्शन क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा ऑप्शन क्या है आइसोसेलस, और डी क्या है नन ऑफ दिस, ठीक है। अब बता दो भाई, तो सबसे पहले साइड निकालने के लिए हम करते क्या है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं, कि अगर मान लो ये किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालो तो कितना आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस क्या कर लो 1 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 5 1 6, √6 यूनिट आ गया, ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर बी का अगर मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा √1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आई के साथ क्या है 1 मल्टीप्लाइड है, यहाँ ये आई कैप है, और प्लस -3 का स्क्वायर प्लस
-5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो 1 + 9 10, 10 प्लस ये कितना हो गया 25, कितना आएगा 10 + 25 कितना होता है, अरे यार 9 1 10, हाँ 10 + 25 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ चुका है। अब देखो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर प्लस क्या -4 का स्क्वायर प्लस क्या -4 का स्क्वायर फिर से, ठीक है। अब ये देखो ये कितना आया 16 16 32 और 32 9 कितना होता है 41, शायद यही तो होता है, हाँ सही है भाई। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है, इतना है √6 यूनिट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना है √35 यूनिट और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कितना है √41 यूनिट, ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर कर दो तो ये क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी के स्क्वायर के इक्वल आ जा रहा है। देखो ए का स्क्वायर करो 6 35 और देखो ये किसके बराबर आ गया 41 के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, आ गया भाई। तो ये क्या है बेसिकली, ये देखो कि अगर ये कोई 3 लाइंस होता, ठीक है, ये अगर 3 लाइंस होता, मान लो ये ए ये बी ये सी अगर है, इसके लॉन्ग वेक्टर ये होता, ये मान लो ये वेक्टर बी होता और ये वेक्टर हमारा सी होता, ठीक है। ये वेक्टर ए होता, ये वेक्टर बी होता, ये वेक्टर सी होता। देखो ए बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है, वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है ये वेक्टर ए बी सी कौन से ऑप्शन को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये ए बी सी किसको, ये देखो कि ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम को कौन सा ट्रायंगल सेटिस्फाई करता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल करता है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो, आप नोट कर लिया क्या, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द वेक्टर्स ए इक्वल टू इतना, वेक्टर बी इक्वल टू इतना, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है एडजेसेंट साइड है, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है एडजेसेंट साइड है किसी पैरेललोग्राम का। जैसे मान लो ये कोई पैरेललोग्राम होता, अगर ये मान लो कि ये कोई पैरेललोग्राम होता, ये ड्रॉ करता हूं मैं पैरेललोग्राम, ठीक है, मान लो ये कोई पैरेललोग्राम होता, ये ABCD मान लो कोई पैरेललोग्राम होता, ठीक है। तो दिया क्या है, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द वेक्टर्स A इक्वल टू इतना, इसको मान लो वेक्टर A और ये वेक्टर A कितना है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और बोल रहा है वेक्टर B, और वेक्टर B कितना दिया है, इसको मान लो आप AD को मान लो वेक्टर B, ये कितना दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है, यही दे रखा है कि आप वेक्टर ये AB को क्या ले लो वेक्टर A ले लो और AD को क्या मान लो वेक्टर B मान लो, ठीक है। और मेरे से पूछ क्या रहा है कि ये इसका एरिया बताओ पैरेललोग्राम का। ये देखो AB और AD क्या है एडजेसेंट साइड है, इसके अलोंग का हमें क्या पता है वेक्टर्स पता है, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो लास्ट क्लास में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में आपको पढ़ाया होगा कि एरिया क्या होता है। एरिया जब भी हमें निकालना होता है अगर दो एडजेसेंट किसी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड के अलोंग अगर वेक्टर पता हो, जैसे इस एडजेसेंट साइड मान लो वेक्टर AB और वेक्टर ये मतलब AB साइड और AD क्या है एडजेसेंट साइड है, और इसके अलोंग अगर मुझे क्या पता है वेक्टर्स पता है, तो हम क्या कर सकते हैं एरिया को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वेक्टर AB क्रॉस AD करके फाइंड कर सकते हैं। तो आप क्या कर दो वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD कर दो,
ठीक है। और वेक्टर ए बी क्रॉस ए डी का यहाँ पे क्या दिया है, डायरेक्शन तो दिया नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, तो निकाल दो। अब देखो तो यहाँ देखो वेक्टर ए बी के अलॉन्ग में कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ए है, और वेक्टर ए डी के अलॉन्ग में कौन सा वेक्टर है, वेक्टर बी है। तब वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दो। तो पहले तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि डिटर्मिनेंट बनाएंगे ऐसे, ये देखो ये डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो पहले मुझे टाइम को बढ़ा लेने दो, स्क्रीन टाइम को, कहाँ गया ऑप्शन, हाँ यहाँ तो आया, ताकि मेरा फ़ोन बार बार ऑफ ना हो जाए। कहाँ गया, कहाँ गया, अरे यार कहाँ गया, ओहो, हाँ मिल तो गया, चलो ठीक है। अब देखो वेक्टर ए हमें पता है, वेक्टर ए कितना है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ठीक है। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप ड्रॉ कर बनाते हैं, यहाँ ऐसे आई कैप के ऊपर प्लस साइन, जे कैप के ऊपर माइनस साइन, के कैप के ऊपर प्लस साइन, ठीक है। अब देखो वेक्टर ए बी क्रॉस ए डी करना है, वेक्टर ए देखो क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप है। तो देखो यहाँ पे आई कैप का कॉफिशिएंट 1 हो गया, यहाँ पे जे कैप का कॉफिशिएंट -2 हो गया और के कैप का कॉफिशिएंट 1 हो गया, ठीक है। फिर वेक्टर बी का देखो आई कैप का कॉफिशिएंट 3 हो गया और ये जे कैप का -4 हो गया, ठीक है, और के कैप का क्या हो गया, -4 हो गया। अब इनको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैसे सॉल्व करते हैं, आप क्या करो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप इस कॉलम को ढक दो, फर्स्ट रो को ढक दो, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को ढका, ऐसे ढक दिया। अब देखो इनको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो। तो यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, आई कैप वाले को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो -2 इंटू -4 ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो -2 इंटू -4 और फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, -4 इंटू 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस इसको ये -4 इंटू 1 करने पे जो भी आएगा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस जे कैप वाले को सॉल्व करेंगे, जे कैप वाले के आगे में साइन माइनस का हम देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब चलो जे कैप वाले को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस रो को ढका, इस कॉलम को ढका, इनको मिटा दो, ये ऐसे मिटा दो, इस रो को इस कॉलम को बंद किया। अब देखो क्या बच रहा है, 1 को -4 से करो और फिर क्या करो, उसमें से माइनस करो किसको, 3 इंटू 1 को। तो ये देख लो आप, 1 इंटू -4 और क्या करना है, माइनस करना है किसको, 3 इंटू 1 को। दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, ऐसे कर लिया। अब चलो के कैप को सॉल्व करते, के कैप वाले को सॉल्व करते हैं। तो के कैप वाले को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ढको, इसको ढक दो, ठीक है। ये लास्ट कॉलम और फर्स्ट रो, तो देखो क्या बच रहा है, 1 इंटू -4, तो 1 इंटू -4, ठीक है। और उसमें से क्या करना है, माइनस करना है किसको, 3 इंटू -2 को करना है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या आ गया, क्या आ गया, आई कैप -2 इंटू -4 कितना होता है, 8, -4 इंटू 1 -4 और एक माइनस बाहर है तो प्लस, ठीक है, माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप 1 इंटू -4 कितना होगा, 1 इंटू -4 और यहाँ पे -3, तो ओवरऑल कितना आ गया, -7 हो गया। और यहाँ देखो 1 इंटू -4 और यहाँ देखो 3 इंटू -2 -6 और एक पहले से माइनस था तो माइनस मिलके प्लस, तो 6 में से 4 गया तो -2 नहीं 2 आएगा। तो ये हो गया कितना, के कैप, और यहाँ ब्रैकेट में देखो कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो 8 और 4 12 हो गया,
देखो 8 और 4 क्या हो जाएगा, 8 और 4 12 हो गया। तो फाइनली कितना आ गया आंसर मेरा, ये 12 आई कैप और प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो ये तो एरिया आ गया, ये तो एरिया आ गया। अब इस एरिया का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट के अंदर में डाल देते हैं। तो ये देखो 12 का स्क्वायर करते हैं 144, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, देखो कितना आया, देखो 144 प्लस 49 प्लस 4, ये 49 और 4 मिलके 53 हो गया। 144 प्लस 53, ये देखो कितना आ जाएगा, 4 3 7, लास्ट में 7 आया और 4 और 5 9 हो गया, रूट अंडर 197 आएगा, ठीक है, रूट अंडर 197। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कहीं पे 197 है क्या, नहीं है। अब इनको क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये रूट 197 को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ठीक है, तो मैच कर जाएगा ऑप्शन से। आप इसको नोट कर लो, मैं इसको थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर देता हूं। नोट कर लिया क्या, चलो चलो रे भाई, रूट अंडर 197 किसका होता है वैल्यू, निकालते हैं। 197 9 7 6 16 1 17, क्या डिवाइड होगा 3 से, नहीं होगा। चलो और किससे देखें, 7 से होगा क्या, 7 से 7 भी जो नहीं, 7 से भी नहीं होगा, ठीक है, 7 से भी नहीं होगा। अब देखो किससे होने वाला है, 7 से नहीं हुआ, ठीक है। फिर अब देखो किसका, ये देखो कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं किया है ना, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप फ्री 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, नहीं मिस्टेक्स तो नहीं किया है मैंने। अरे ये देखो वैल्यूज़, ये किसका हो जाएगा, आप इनको कैलकुलेट करो। आई होप कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स तो नहीं हुआ है ना, नहीं मुझे लगता है कुछ मिस्टेक्स हुआ है, ठीक है। आप एक बार फिर से देख लो वैल्यूज, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। ये देखो वेक्टर ए इक्वल टू कितना था, वेक्टर ए इक्वल टू था आई कैप माइनस 2 जे कैप। आई होप मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, यहाँ देखो वेक्टर ए इक्वल टू था आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना था, ये था मेरा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था हमें, इनका क्रॉस प्रोडक्ट का क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड निकालना था, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ही क्या होगा, पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड होगा। तो अब देखो आई कैप जे कैप के कैप को रखते हैं, प्लस माइनस प्लस डालते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो 1 माइनस 2 3 3 माइनस 2 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे देखो कितना आ रहा है, आई कैप वाले को निकालते हैं, आई कैप, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 हो गया, फिर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, और माइनस ऑफ माइनस 6 मिलके प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई कैप हो गया। फिर जे कैप वाले को करते हैं, जे कैप में माइनस जे कैप, ठीक है। फिर से अब इसको ढक दो, 1 इंटू 1 1 हो गया, अब माइनस 3 इंटू 3 9 हो गया, ऐसे, ठीक है। फिर प्लस के कैप वाले को करते हैं, के कैप वाले को इसको ढक दो, इसको ढक दो, ये 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 हुआ, ठीक है, और माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस 2, तो माइनस ऑफ माइनस मिलके प्लस 6 हो गया। अब देखो मेरे से ये आंसर कितना आ गया, 6 माइनस 2 4 हो गया, 4 आई कैप, ठीक है, 1 माइनस 9 8 हुआ, ठीक है, माइनस 8 हुआ, और माइनस माइनस मिलके प्लस 8 जे कैप, 6 माइनस 2 4 के कैप, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, देखो मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट के अंदर में डाल दो वैल्यू,
4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया? देखो यहाँ से 64 में अगर 16 जोड़ेंगे तो 80, 80 में ये 16 ऐड होकर कितना हुआ? 96, और 96 किसका होता है? 96 किसका होता है? 96 निकालो। 96 को अगर हम करते हैं तो 248, 2 से करे 24, 2 से करे 12, 2 6 जा इतना 2 2 2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 4√6 आ जाएगा, 4√6 आ जाएगा। कुछ छूटा तो नहीं? हाँ ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं यार? यही तो करेंगे। 48, 24, 12, 6 और 2 3 जा 6, ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस में क्या है? देखो ऑप्शंस में ये 2 3 जा 6 करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, आप 6 रहने दो, ठीक है। यहाँ देखो ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन ए है 8√3 यूनिट्स, वो तो होगा नहीं। देखो मेरा कितना आया? 4√6 यूनिट आया ना। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो कितना आ गया? 4√6 यूनिट। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी 32 यूनिट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 64 यूनिट्स, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या है? 4√6 यूनिट, हाँ तो वो हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप नोट कर लो, नोट कर लो इसको। चलो नोट कर लिया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है क्या? इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू कितना बोल रहा है? 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस लेमडा k कैप, ठीक है। देखो क्या दे रहा है? वेक्टर a इज इक्वल टू, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या है? वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है। और वेक्टर b इज इक्वल टू कितना है? 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस लेमडा k कैप, ठीक है। और बोल क्या रहा है कि ये वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, मतलब वेक्टर a क्या है? वेक्टर b के पैरेलल है, ठीक है। क्या है? वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b। अब मेरे से बोला क्या जा रहा है? अगर वेक्टर a पैरेलल टू b है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है। लेमडा का वैल्यू निकालो भाई। तो वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? जब भी इस तरह से दिया हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? आप कोफिशिएंट्स का रेशियो ले लो, a1/a2। यहाँ देखो अगर इसको a1 मानो, इसको a2, तो a1/a2 2/-4, ठीक है, इज इक्वल टू b1/b2 3/-6 इज इक्वल टू क्या कर दो? c1/c2। c1 देखो यहाँ पे k के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? -1। c2 कितना है? लेमडा है, देखो, ठीक है। अब यहाँ से लेमडा का वैल्यू फाइंड कर दो, देखो ये कितना आ गया? -3 से कटोगे, ये -2 आ गया, ठीक है। यहाँ से देखो -1/2 इज इक्वल टू -1/लेमडा, माइनस से माइनस कट गया, लेमडा का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। लेमडा इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखो ऑप्शन में, ऑप्शन तो है ही नहीं, तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 यूनिट। चलो यूनिट नहीं होगा, कांस्टेंट है तो 2 होगा, ठीक है। आपका भी यही आया था क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे से? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है। कोई वेक्टर a है, ठीक है, और वेक्टर a कितना है? 2i कैप प्लस
3j कैप, ठीक है, माइनस हाँ ये तो है माइनस k कैप, ठीक है। और दूसरा वेक्टर b क्या बोल रहा है, वेक्टर b इज इक्वल टू, वेक्टर b इज इक्वल टू बोल रहा है हमसे माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, कि वेक्टर b इज इक्वल टू कितना है, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। दो वेक्टर दिया हुआ है। अब बोल क्या रहा है हमसे, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b, कि बताओ भाई प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b क्या होगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो फॉर्मूला मैंने बताया था लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में नहीं, जिस दिन आप डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को पढ़े होंगे वहां पे मैंने बताया होगा कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b कैसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर a डॉट b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ठीक है। बहुत सिंपल है। a डॉट b करने पे देखो 2 इंटू माइनस 1 कितना आ गया, -2 आ गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, ठीक है, -1 इंटू 4 -4 हो गया, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ b करो, b का मैग्नीट्यूड ले लो, देखो इसका मैग्नीट्यूड अगर देखो तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 26, रूट अंडर कितना आ गया 26 आ गया, ठीक है, रूट अंडर 26। यहाँ देखो 9 में से ये कितना गया 6 गया तो कितना हो गया 3 बाई रूट अंडर 26 हो गया, ठीक है। यही क्या हो गया हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b हो गया, ठीक है। कि इस वेक्टर a का प्रोजेक्शन वेक्टर b के डायरेक्शन में कितना होगा, तो इतना होगा, ठीक है। नोट कर लो आप, आपका भी यही आया था क्या, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे से, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, कि देखो दो वेक्टर्स दिया हुआ है, आप इसको ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। चलो देखो क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। और वेक्टर a इक्वल टू कितना दे दिया है, देखो वेक्टर a इक्वल टू कितना दे दिया है, ये देखो वेक्टर a इक्वल टू दे दिया है 3i कैप और -5j कैप प्लस 10k कैप, ये वेक्टर a दे दिया है। और वेक्टर b कितना है, वेक्टर b देखो भाई कितना है -6i कैप, यही तो है, हाँ -6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, ये वेक्टर b है। अब मेरे से क्या बोल रहा है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालो, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद क्या करना है हमें, एक यूनिट वेक्टर, इस क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पे जो भी वेक्टर आएगा उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो वेक्टर a क्रॉस b अगर हम निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस लिख दो, माइनस लिख दो, प्लस लिख दो, ठीक है। देखो a का कोफिशिएंट 3 -5 10 -6 5 2, ठीक है। वेक्टर a क्रॉस b करो, a क्रॉस b करो, इसको बंद करो, -5 इंटू 2 कितना हो जाएगा -10 और 5 इंटू 10 कितना हो गया -50, -5 माइनस डालेंगे ना, -5 इंटू 10 करेंगे, ठीक है। फिर देखो जे कैप के आगे माइनस साइन डालो, इसको ये बीच वाले कॉलम को क्या करो ढक दो और फर्स्ट वाले रो को ढक दो। 3 इंटू 2 6 माइनस ऑफ -6 प्लस 6 6 इंटू 10 60, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो ये इसका निकालो, इसको ढको, इसको ढक दो, ठीक है। 3 इंटू 5 15 और माइनस ऑफ -6 कितना हो जाएगा +6 और इंटू -5 -30,
ठीक है, देखो क्या आ गया, -60i कैप -66j कैप, ठीक है, हाँ सही तो है। और कितना है 15 - 30 -15k कैप, ठीक है। अब देखो यही आ गया। अब क्या करना है भाई, ये वेक्टर a क्रॉस b आ चुका है। अब इसको क्या करना है, हमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार देना है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो और उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। क्योंकि मेरे से क्या बोला जा रहा है कि वेक्टर a क्रॉस b के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखना है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a क्रॉस b। तो क्या कर दो, आप इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दो, ठीक है। इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दो। तो ये तो हो गया a क्रॉस b। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये तो हो गया वेक्टर a क्रॉस b। रुक जाओ, ये तो वेक्टर a क्रॉस b हो गया। अब यहाँ से अगर मैं लिखूँ एक यूनिट वेक्टर मान लो a क्रॉस b के डायरेक्शन में, तो वो क्या करना पड़ेगा हमें, -60i कैप -66j कैप -15k कैप, इसको डिवाइड कर दो किससे, इसके मैग्नीट्यूड से, -60 का स्क्वायर प्लस -66 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी वैल्यू होगा उसको फाइंड कर लेना, ठीक है। 60 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, ये सब काफ़ी बड़ा वैल्यूज है, आप इनको फाइंड कर लेना। चाहो तो आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, जैसे देखो ये सब किसका मल्टीपल है, ये देखो ये, यहाँ से आप चाहो तो 3 इंटू इसको -5 लिख के 9 कॉमन ले सकते हो। यहाँ भी आप चाहो तो 3 इंटू 22 तो लिख ही सकते हैं ना, यहाँ से भी 9 कॉमन ले सकते हो। यहाँ से भी चाहो तो आप क्या कर सकते हो, 9 कॉमन लेके और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो गया। चलो, आपका भी यही आया था क्या, आपका भी यही आया था क्या? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ यही तो आया था क्वेश्चन, तो हाँ यही तो था यार, क्वेश्चन तो सही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से क्या बोल रहा है कि द वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस b। देखो क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस b, ठीक है। और बोला क्या जा रहा है हमसे कि देन द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, कि एंगल क्या हो जाएगा वेक्टर a और b के बीच में, ठीक है। ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस b। तो वेक्टर a प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना होता है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही तो होता है, ठीक है। और वेक्टर a माइनस b का मैग्नीट्यूड रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है, यही तो होता है। अब हमें क्या करना है, रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, सही तो है। a स्क्वायर से a स्क्वायर उड़ा दो, b स्क्वायर से b स्क्वायर उड़ा दो। अब देखो कितना हो गया, इधर आ गया 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका भी यही आया था क्या, यही आया था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आप नोट कर लो, इसे नोट कर लिया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से क्या बोल रहा है, आप इसको ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो, ट्राई करो, देखो क्या बोल रहा है। ट्राई कर लिया क्या?
चलो देखो यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट बी। तो मेरे से क्या बोला जा रहा है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। देखो इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट बी। अब इनको फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा √3 टाइम्स वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, ओ सॉरी इसको अच्छे से लिख लो, √3 टाइम्स वेक्टर ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कट गया। अब देखो क्या आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू कितना, √3। बताओ टैन कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, जल्दी से बता दो कितना डिग्री का होता है यार, अरे कितना का होता है, 60 डिग्री का होता है शायद। अगर आप थीटा 60 ले लो तो शायद 60 का ही तो होता है, और टैन 60 का ही वैल्यू होता है √3। तो थीटा क्या आ गया मेरा, 60 डिग्री। अब मेरे से पूछ रहा है क्या कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी होगा क्या, तो वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी अगर हम निकालना चाहे तो इसको क्या करेंगे, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60, क्योंकि थीटा कितना आया, 60 आ गया। चलो a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, 2ab इंटू 1/2 2 से 2 गया। देखो क्या आ गया, ये वैल्यू क्या आ गया, a² प्लस b² प्लस ab का पावर क्या हो गया, हाफ। ठीक है, देखो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4, a² प्लस b² प्लस ab का पावर हाफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 देखो आप। ठीक है, नोट कर लिया क्या, आपका भी यही आया था क्या, आपका भी यही आया था ना, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ट्राई करो इसको, ट्राई करो, ट्राई कर लिया, आप स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखना। देखो क्या बोला जा रहा है आपसे, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स। ये देखो एक सर्किल ऐसे, अरे वाह परफेक्ट, परफेक्ट हो गई, ये तो परफेक्ट ड्रॉ कर दिया मैंने, ऐसे तो भाई नहीं होता है, आज हो गया। चलो एक सर्किल हो गया। अब ये देखो, ये पॉइंट C और ये कोई वेक्टर B, ऐसे ये ABC वेक्टर। ठीक है, ये B है, सिंपली B। अब मेरे से बोला जा रहा है फाइंड, ये मान लो ये पॉइंट O है, फाइंड, देखो बोला जा क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स, वेक्टर OA, OB एंड OC शोन इन फिगर। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज R। किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रेडियस देने का मतलब क्या दिया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, R दे रखा है, और हमसे OA, OB, OC का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले क्या करो, OA और OC, वेक्टर OA प्लस OC का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, वेक्टर OA और OC परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। और OA कितना होता है, OA देखो OA कितना है, R है, R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, √2 टाइम्स ऑफ R आ गया। ठीक है, √2 टाइम्स ऑफ R ये देखो आ चुका है।
और दोनों 90 डिग्री है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो यहाँ देखो ये कितना होगा, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो आप क्या हो गया, ये जो वेक्टर आर आया, ये ओ ए प्लस ओ बी का ये जो आया, ये क्या हो गया, वेक्टर ओ बी के डायरेक्शन में हो गया, दोनों सेम सेम डायरेक्शन, दोनों को जोड़ दो। देखो इसका मैग्नीट्यूड तो √2r है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, r है, r कॉमन ले लो, क्या आ गया, √2 + 1। देखो यही हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, किसका, वेक्टर OA प्लस OB प्लस OC का। ठीक है, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC। ठीक है, ये r ना लिख के आप कुछ और लिख लो यार, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OA प्लस वेक्टर OC को मान लो कुछ भी ले लो, r' ले लो। ठीक है, r' ले लो, तो r' का मैग्नीट्यूड कितना, √2r, और ये देखो OB का मैग्नीट्यूड कितना, r, दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में था, तो देखो कितना आ गया, r कॉमन ले लिए, √2 + 1। ठीक है, नोट कर लो आप, आपका भी यही आया था क्या, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज तो क्वेश्चंस ही करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ये बोल रहा है मेरे से, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स आर 17 यूनिट एंड 7 यूनिट, कि दो वेक्टर्स दिया हुआ है, उनका मैक्सिमम ये बोल रहा है कि उनका रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, 17 यूनिट, और जो उनका मिनिमम है वो कितना है, 7 यूनिट है। ठीक है, अब मेरे से पूछा जा रहा है, इफ दीज टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल्स, कि अगर ये दोनों वेक्टर्स मान लो अगर राइट एंगल्स पे होगा, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा उनका रिजल्टेंट का। देखो ये कोई वेक्टर ए होता, ये कोई दूसरा वेक्टर बी होता, ठीक है, अभी मैंने ऐसे ही बनाया, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी होता। अब इनका वेक्टर ए प्लस बी मैक्सिमम कब आता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। मैक्सिमम कब आता है, किसी भी वेक्टर का अगर हमको मैक्सिमम निकालना हो, ठीक है, तो इनको ऐड करने पे मैक्सिमम कब आएगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। तो जब सेम डायरेक्शन में होता है तो हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 17 यूनिट। और मिनिमम कब आता है, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, मतलब ये मान लो ये वेक्टर ए होता, ये वेक्टर बी होता। ठीक है, तो वेक्टर ए माइनस बी कितना आ गया, 7 यूनिट दे रखा है ना, यही तो दे रखा है, हाँ 7 यूनिट है। ठीक है, 7। अब मेरे से बोला क्या जा रहा है कि अगर मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना होता, ये मान लो वेक्टर ए होता, ये वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता, तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही तो पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे ये a माइनस बी तो क्या हुआ, मिनिमम आया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, ऐड करो, तो b कटेगा, 2a इज इक्वल टू कितना आएगा, 17 + 7 कितना होता है, 24। तो a कितना आ गया, 12 यूनिट। ठीक है, और b निकालो, a 12 यूनिट, तो b कितना, 5 यूनिट। अरे 17 में से 12 जाएगा तो 5 ही आता है ना। ठीक है, अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना आ गया, 12 यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना आ गया, 5 यूनिट आ गया। अब इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √a² + b², रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 44, सॉरी 44 नहीं 144, 169। देखो कितना आ गया, 13 यूनिट आ गया। ऑप्शन में है क्या, हाँ है, तो थर्ड ऑप्शन, थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपका भी यही आया था क्या, चलो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है मेरे से, टू फोर्सेस whose magnitude are in the ratio of 3:5। देखो दो फोर्सेस है और उनका मैग्नीट्यूड क्या है, रेशियो में है, और रेशियो क्या है, 3:5 है। ठीक है, टू फोर्सेस
हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, मतलब F1 मान लो दो फोर्सेस होता है, एक फोर्सेस का मैग्नीट्यूड मान लो F1, ये मैग्नीट्यूड F1, दूसरे का मैग्नीट्यूड मान लो F2, और इसका वैल्यू क्या बोला जा रहा है मेरे से, इसका वैल्यू बोला जा रहा है, कहाँ गया, 3:5, ये 3/5 है, ठीक है। दो फोर्सेस है F1 F2, इनका मैग्नीट्यूड कितना है, 3/5 है। और क्या बोला जा रहा है कि गिव्स अ रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन, ठीक है। और इन दोनों को जब ऐड किया जाता है, मतलब वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, इनका जो मैग्नीट्यूड निकाला जाता है तो वो कितना आता है, 28 न्यूटन। और कब, जब थीटा क्या हो इनके बीच में, 60 डिग्री हो, मतलब F1 और F2 के बीच में, ये F1 और ये F2 के बीच में एंगल कितना है, जब 60 डिग्री है तो इनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, ऐड करने पे 28 न्यूटन, ठीक है। तो मेरे से पूछा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। चलो सॉल्व करते हैं। ये देखो F1 मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्लस मैग्नीट्यूड, ये सॉरी F1 प्लस F2 का अगर मैग्नीट्यूड हम निकाले तो वो क्या होता है, रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है, यही तो होता है। और ये है कितना, ये 28 न्यूटन। देखो यहाँ पे F1 का स्क्वायर, F1 को F1 ही रहने दो, F2 का स्क्वायर, F2 को हम क्या लिख सकते हैं, F2 देखो F2 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 5F1/3 लिख सकते हैं क्या, F2 = 5F1/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो लिख दो भाई, 5F1/3 का स्क्वायर 25/9 F1 का स्क्वायर, ठीक है, 5F1/3। यहाँ से देखो F2 को कैलकुलेट करते, F2 इधर जाता, ये 5 इधर जाता, ये 3 नीचे आता, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 2 × F1 को तो ऐसे ही रहने दिए, और F2 कितना हो गया मेरा, F2 कितना, 5F1/3, तो 5F1/3, ठीक है। और cos 60 हम लोग को पता होता है, थीटा कितना है 60, cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। यहाँ देखो यहाँ क्या है, F1 का स्क्वायर, यहाँ देखो F1 का स्क्वायर प्लस 25/9 F1 स्क्वायर, ठीक है, 5 F1 × F1 5F1 का स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर दो, और इज इक्वल टू कितना है, 28 न्यूटन। देखो एलसीएम लेने पे नीचे कितना आएगा, 9 आएगा, 9 ही तो आएगा। 9 × F1 9F1 स्क्वायर प्लस 25F1 स्क्वायर 25F1 स्क्वायर प्लस कितना 15F1 स्क्वायर 28 इज इक्वल टू, ठीक है। देखो यहां से 9, ये कितना हो गया, 25 + 15 40 49, और 49 कितना होता है 7, बाहर निकल जाएगा 7F1/3, 7 से 28 4 बार में, देखो F1 का वैल्यू कितना आ गया 12 न्यूटन। अरे यही तो आया, F1 कितना आ गया 12 न्यूटन। तो F2 तो हम आराम से निकाल सकते हैं, F2 कितना हो जाएगा 5 × F1/3, देखो 5 F1 कितना 12/3, 3 4 जा 12 20 न्यूटन। देखो F2 भी आ गया, F2 कितना आया 20 न्यूटन, ठीक है। आई बात समझ में आई क्या, मेरे से क्या बोला जा रहा था, देखो कि दो फोर्सेस था, उनका मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या था 3/5 था, ठीक है। और उन दोनों फोर्सेस को जब हम ऐड कर रहे थे, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट कितना आ रहा था 28 न्यूटन, और एंगल क्या था दोनों फोर्सेस के बीच में 60 डिग्री। तो देखो हम जानते हैं कि जब एंगल पता है हमें और ये मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड F1 इसका मैग्नीट्यूड F2, तो वेक्टर्स को सम करना हमें आता है, तो वेक्टर्स को मैंने सम कर दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पे रिजल्टेंट निकाला F1 + F2 का। अब देखो मैंने क्या किया, F2 को भी F1 के टर्म में ही यहाँ से निकाल लिया कि F2 को हम क्या लिख सकते हैं, F2 देखो यहाँ से F2 इधर जाएगा 5F1/3, अब वहाँ से डाल के F2 को F1 के टर्म में डाल के सॉल्व करके, और यहाँ फाइनली वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है।
आपका भी यही आया था क्या F1 F2 का वैल्यू? चलो बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स OA, OB एंड OC, ये फिगर दे रखा है, आप फिगर देख लो, आर इक्वल, और ये ऐसा कुछ फिगर है, ये भी थोड़ा सा बड़ा होगा सॉल्यूशन इसका भी, ठीक है। ये देखो OA है, ठीक है, ये क्या है OB है, ये क्या है OC है, ठीक है, और इनके बीच का एंगल क्या है, ये 45 डिग्री, ये कितना, ये 30 डिग्री, और ये कितना है, ये 60 डिग्री, ठीक है। और बोला जा रहा है हमसे क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OA इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OB इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OC, ठीक है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है हमसे, मान लो इनका मैग्नीट्यूड कुछ A हो जाए, A के इक्वल ले लो। अब मेरे से बोला जा रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर OA प्लस OB माइनस OC, मतलब डायरेक्शन हमें फाइंड करना है किसका, वेक्टर OA प्लस OB माइनस ऑफ OC, ठीक है, इसका डायरेक्शन फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं। अब देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो आपने पढ़ा है, आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से क्या कर सकते हो, OB को रिजोल्व कर लो, तो OB को अगर हम रिजोल्व करते हैं तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा, OB cos 60, OB cos 60 मतलब A cos 60, A cos 60 मीन्स A/2, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, √3A/2 sin 60, ठीक है। OB को रिजोल्व कर लिया। अब देखो हम क्या करते हैं, OA को रिजोल्व करते हैं। OA को रिजोल्व करेंगे इस टाइम 30 डिग्री, तो cos 30 का वैल्यू √3A/2, और इधर sin 30, तो sin कितना A/2, तो ये कितना हो गया A/2 हो गया, ठीक है। OA को रिजोल्व किए तो अब देखो OC को रिजोल्व करते हैं, ये कितना 45 डिग्री ना, तो यहाँ पे कितना आ जाता A/√2, और इस डायरेक्शन में कितना आ जाता है A/√2, ठीक है। अब रिजोल्व तो हम कर चुके हैं। अब देखो रिजोल्व करने के बाद क्या करो कि देखो XY डायरेक्शन में कितना क्या हो रहा है, अगर इधर देखो तो इधर कितना A/2 √3A/2, और एक क्या है X डायरेक्शन में A/√2, तो अगर आप X डायरेक्शन में देखो तो कितना हो गया, नेट कितना आ गया A/2 प्लस √3A/2, ठीक है। और एक चीज तो और ध्यान देना पड़ेगा भाई साहब, यहाँ पे हमें क्या करना, OC को माइनस करना है, तो OC को अगर आप माइनस करते हो, माइनस ऑफ OC करते हो, तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब ये A/√2 का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, A/√2 भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि OC को हमें क्या करना, माइनस करना है ना, ये हो गया। अब देखो फिर से, ये देखो OC तो माइनस करना है, तो ये देखो OC का ये अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है A/√2, तो ये अगर आप इसका नेगेटिव लोगे तो डायरेक्शन चेंज होगा, A/√2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कि अगर हम Y डायरेक्शन में देखें, Y डायरेक्शन में तो अपवर्ड में कितना है A/2, और डाउनवर्ड में कितना कितना जा रहा है, तो एक तो √3A/2, दूसरा A/√2, तो ओवरऑल जो नेट होगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और कितना आ जाएगा, तो √3A/2 प्लस A/√2, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा A/2, नहीं A/2 तो माइनस होगा ना, सॉरी, √3A/2 प्लस A/√2, A/2 तो क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस A/2, ठीक है, ये आ गया। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, एंगल निकालने के लिए, ये एंगल मान लो रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाता। अब एंगल किसके साथ निकालना हमसे, तो मान लो x एक्सिस के साथ हम निकालते हैं, ये कुछ मान लो अल्फा है। अब tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan अल्फा, ये देखो परपेंडिकुलर बाय बेस,
a/√2 माइनस a/2 बाई a/2 √3a/2, ठीक है, प्लस a/√2, ठीक है। तो अल्फा कितना आ जाता, tan इनवर्स कितना आ गया, √3a/2, ठीक है, प्लस a/√2, ठीक है, माइनस a/2, ठीक है। बाई क्या हो जाता है, a/2 प्लस √3a/2, ठीक है, प्लस a/√2। ये हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लिया क्या, चलो बहुत अच्छा, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या बोल रहा है, अ मैन मूव्स टुवर्ड्स 3 मीटर नॉर्थ, देन 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड फाइनली 5 मीटर टुवर्ड्स 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन इज। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये मान लो हमारा ओरिजिन होता, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन होता। मेरे से क्या बोल रहा है कि ए मैन मूव्स टुवर्ड्स 3 मीटर नॉर्थ, ठीक है, 3 मीटर तो नॉर्थ गया, ठीक है, सॉरी एक्स वाई मत बनाओ, नॉर्थ साउथ बना लो, ऐसे बना लो कि एक्स वाई एक्सिस नहीं, क्योंकि नॉर्थ साउथ ये बोल रहा है, डायरेक्शन बोल रहा है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लो, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। और मेरे से क्या बोल रहा है कि अ मैन मूव्स टुवर्ड्स 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर तो नॉर्थ डायरेक्शन में गया, ठीक है। ये मान लो ओरिजिन होता, ओरिजिन से पॉइंट ए पे जाता 3 मीटर, ठीक है। फिर मेरे से क्या बोल रहा है, देन 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर उसके बाद 4 मीटर किधर गया, तो ये 4 मीटर ईस्ट में गया, देखो 4 मीटर ए से पॉइंट बी पे मान लो जाता। फिर मेरे से क्या बोल रहा है, एंड फाइनली 5 मीटर टुवर्ड्स 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, कि 37 डिग्री पे तो गया, कितना गया, 5 मीटर गया, और साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट अगर हम बनाते तो ये देखो साउथ ऑफ वेस्ट कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट के साथ 37 डिग्री, मतलब ऐसे, और कितना बना रहा है ये 37 डिग्री, और कितना 5 मीटर, ठीक है, कितना 5 मीटर। अब देखो यहाँ से आप अगर ये ले लो, ये वैल्यू निकालो कि tan 37 का वैल्यू क्या होता है, tan 37 इज इक्वल टू, अगर आप निकालो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर तो 3 हो गया, बेस 4 हो गया, tan 37 क्या 3/4 ही होता है क्या, sin 37 3/5, cos 37 4/5, ठीक है। तो हाँ 3/4, देखो ये एंगल 37 डिग्री है, मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन था फिर से कहाँ आ गया, ओरिजिन पे आ गया, ठीक है। अब मेरे से पूछ रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट, पूछ रहा है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो फिर से क्या हुआ, उसी पोजीशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक पर्सन था जो 3 मीटर किधर गया, नॉर्थ डायरेक्शन में गया, 4 मीटर ईस्ट में, एंड देन कितना गया 5 मीटर साउथ ऑफ वेस्ट में, और कितना डिग्री एंगल बना रहा था 37 डिग्री, ठीक है। साउथ ऑफ वेस्ट के साथ कितना एंगल बना रहा था 37 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो फिर से ओरिजिन पे आ गया, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 है क्या, हाँ 0 मीटर है, बी विल बी द ऑप्शन, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी 0 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से क्या बोल रहा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है, प्लस k कैप, देख लो। और वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी मेरे से बोल रहा है xi कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और क्या बोल रहा है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मीन्स वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो x है उसका वैल्यू फाइंड करना है हमें। ठीक है, कि x का वैल्यू फाइंड करो। तो आपको पता होगा कि अगर देखो ये दोनों वेक्टर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वेक्टर a डॉट बी शुड इक्वल टू 0। देखो a क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। b कितना है, ये देख लो, b क्या है, xi कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। दिस शुड इक्वल टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, i वाले को i वाले के साथ 2x, j वाले को j वाले माइनस 3, k वाले को k वाले के साथ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। x क्या आ गया, 1 आ गया भाई साहब। ठीक है, हो गया, नोट कर लो आप। आपका भी यही आया था क्या, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे से, फाइंड द टॉर्क। देखो टॉर्क के बारे में मेरे से पूछ रहे हैं। टॉर्क हम कहाँ पे पढ़ेंगे, तो टॉर्क हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करना है हमें, टॉर्क क्या होता है बेसिकली, टॉर्क जो होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या होता है, टॉर्क। और टॉर्क है होता है क्या, फार्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है भाई साहब। तो आपसे क्या बोला जा रहा है, आर क्रॉस एफ करने के लिए बोला जा रहा है। और आर हमें पता है, एफ पता है, बेसिकली हमें करना क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कर दो। अगर हम आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। टॉर्क फाइंड करना है तो टॉर्क हम फाइंड कर लेंगे ऐसे। तो आर क्रॉस एफ कर दो, देखो भाई, आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे कर लिए। अब देखो ये आर कितना है, 7 3 1। आर को पहले रखेंगे क्योंकि आर क्रॉस एफ करना है। ठीक है, और देखो एफ कितना है, -3 1 5। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। क्रॉस प्रोडक्ट करने पे कितना आएगा, आई कैप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो देखो इनको ढक दो, ये कॉलम ये रो, 3 × 5 15 -1। ठीक है, फिर माइनस जे कैप, फिर इस कॉलम को इस रो को बंद करो, 7 × 5 35, और माइनस से इक्वालिटी -3 × 1 -3, और एक पहले से माइनस +3। फिर क्या करेंगे, प्लस के कैप। अब के कैप वाले को सॉल्व कर दो, इस कॉलम को बंद करो, इसको रो को ढक दो, क्या बचा, 7 × 1 7, और -3 × 3 +9। ये कैसे हो गया भाई, -3 × 3 -9, और एक माइनस पहले से होता तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता, +9 हो जाता। यहाँ से देखो कितना आ गया, 14 आई कैप, कितना गया, -38 जे कैप 16 के कैप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क आ गया। आपका भी यही आया था क्या, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो, नोट कर लिया क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये देखो मेरे से बोल रहा है
हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग एनएलएम में भी करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स को, बट यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर्स, ये हो गया एक बॉब हो गया और ये ऐसे है, ठीक है। ये देखो ये कोई एक स्ट्रिंग है और ये कोई दूसरा स्ट्रिंग है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, नंबरिंग ऐसे किया हुआ है। ये स्ट्रिंग के बारे में क्या पता है हमें, ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है भाई, किसके साथ, वर्टिकल के साथ। और इसका वेट क्या है, 3 न्यूटन ऐसा लग रहा है। और मेरे से क्या बोल रहा है कि बॉब ऑफ वेट 3 न्यूटन इज इन द इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इक्विलिब्रियम पोजीशन होने का मतलब क्या है कि ये पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब तो वही होता है, ठीक है। तो चाहो तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से हम कर सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को एक नए मेथड से करेंगे, ठीक है। एक नए थ्योरम को जानेंगे जिसको कि लैमीज थ्योरम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलो इसको एक नए मेथड से करने की कोशिश करते हैं। नया मेथड बेसिकली क्या है, लैमीज थ्योरम के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या बोलता है, ठीक है। देखो लैमीज थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई ये पार्टिकल होता, ये मान लो कोई फोर्स F1 होता है, F2 होता है, F3 होता, फोर्स भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर होता, मान लो ये वेक्टर A होता, या F1 F2 ही ले लो, फोर्स के बारे में बात करते हैं। ये मान लो F1 होता, ये F2 होता, ये F3 होता, ठीक है। ये एंगल मान लो अल्फा, ये एंगल मान लो बीटा, ये एंगल मान लो गामा, ठीक है, ठीक है। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ठीक है। तो F1 साइन अल्फा शुड इक्वल टू F2 साइन, देखो F2 के अपोजिट में कौन सा एंगल है, बीटा, F2 साइन बीटा, एंड शुड इक्वल टू F3, देखो F3 के अपोजिट में कौन सा एंगल है, साइन गामा, तो F3 साइन गामा। यही हमारा क्या हो गया, लैमीज थ्योरम हो गया। कि ऐसे मान लो 3 फोर्सेस लग रहा हो किसी पार्टिकल पे, तो लैमीज थ्योरम लगा के हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लैमीज थ्योरम से करते हैं, ठीक है। जब हम एनएलएम को पढ़ेंगे तो फिर इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के हेल्प से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी तो लैमीज थ्योरम लगाते हैं। तो देखो इसमें मान लो टेंशन T1, स्ट्रिंग में टेंशन होता है, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, एनएलएम में पढ़ेंगे। अब ये मान लो कि ये T1 है, तो T1 के अपोजिट में ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये तो 90 हो जाएगा। अब देखो, अब मुझे ये एंगल पता करना है, ये एंगल पता करना है, तो कैसे कर लेंगे हम, देखो यहाँ पे ये 30 डिग्री, तो आपको पता होगा कि इन दोनों का सम कितना होता है, 180। इसका ये देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 150, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 180, तो ये एंगल कितना आ गया, 150 आ गया, ठीक है। अब देखो जब ये 150 है, ये 90 है, तो ये कितना होना चाहिए, तो आपको पता होगा कि टोटल एंगल कितना होना चाहिए एक पॉइंट के अराउंड जब हम घूम जाए, 360। तो 150 और 90 ऑलरेडी आ चुका है, तो बचा क्या, 360 में से आप इसको माइनस कर दो, 240 को, कितना आ गया 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 120। कि ये एंगल अगर हम निकाले तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखो 120 डिग्री हो जाएगा। अब पहले लैमीज थ्योरम को नोट कर लो, फिर मैं सॉल्यूशन इधर लिखता हूँ, ठीक है। लैमीज थ्योरम नोट कर लिया क्या, चलो बहुत अच्छा। देखो अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ये T1 के अपोजिट में कितना एंगल है, 90, तो T1 साइन 90 इज इक्वल टू, देखो T2 के अपोजिट में कितना एंगल 150, T2 साइन 150 शुड इक्वल टू T3, देखो ये T3 नहीं सॉरी, ये थर्ड फोर्स के अपोजिट में कितना एंगल 120, तो 3 बाई साइन 120। अब निकाल दो भाई, T1 बाई साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इज इक्वल टू 3 बाई साइन 120। साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, ठीक है। तो T1 इक्वल टू 3 बाई साइन 90 प्लस 30 कॉस 30
और आपको पता होगा cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। एम आई राइट? अरे मैं सही तो बोल रहा हूँ। हाँ, cos 30 का वैल्यू √3/2 ही होता है। देखो ये गया क्या, 6 छोड़ो, ऐसे लिख दो 3 × 2/√3। एक √3 से एक √3 उड़ा दो तो कितना आ गया, T1 कितना आ गया, 2√3 न्यूटन। आपका भी यही आया था क्या, देख लो, यही आया था ना, मिस्टेक्स तो नहीं है? नहीं, मिस्टेक्स तो नहीं है। चलो ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, T1 = कितना आएगा, 2√3 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम किसको फाइंड करेंगे, T2 को फाइंड करेंगे। तो T2 को भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही फाइंड कर लेंगे T2 को भी। चलो फाइंड कर लेते हैं। यहां से देखो T2/sin 150, sin 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 90 + 60। sin 90 + 60 क्या होता है, cos 60 = क्या, 3/sin 120। फिर से sin 120 को हम लोग क्या लिखते हैं, cos 30, और cos 30 फिर से कितना होता है, √3/2। तो T2 cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 = 3/√3/2। दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना? चलो ठीक है, तो 2T2 शुड इक्वल टू कितना, ये देखो √3 से √3 जाएगा तो √3 2√3। देखो √3 से √3 गया, ये 2 पर चला गया तो कितना बचा, 2√3, 2 से 2 चला गया, कितना बचा, T2 शुड इक्वल टू √3 न्यूटन। कितना होना चाहिए, √3 न्यूटन। आ गया, T1 T2 आ गया। यही तो फाइंड करना था, अरे यही तो फाइंड करना था। हाँ भाई, यही फाइंड करना था। चलो नोट कर लो आप, आपका भी यही आया था क्या, यही आया था ना? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, वेक्टर A = ऐसा बोल रहा है कि वेक्टर A = 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, और बोल रहा है वेक्टर B = i कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर C = j कैप माइनस k कैप। ठीक है, यही तो है, हाँ यही है। और मेरे से बोला क्या जा रहा है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस C निकालो। वेक्टर A डॉट B क्रॉस C मतलब पहले क्या करना है, B C का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और फिर उसका क्या करना है, A के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना है। चलो कर लेते हैं। तो B क्रॉस C निकालते हैं, तो हम B क्रॉस C निकालते हैं तो क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आता है i कैप j कैप k कैप प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ऐसा ही होता है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, डिटर्मिनेंट में डालते हैं और सॉल्व करते हैं। चलो अब देखो, ये देखो B में क्या है, i का कोफिशिएंट क्या है 1, j का कोफिशिएंट क्या है, j का तो कोफिशिएंट ही नहीं है 0, k का कोफिशिएंट क्या है 2। ठीक है, C में देखें तो i तो है ही नहीं 0, और j क्या है 1, और k क्या है -1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, i कैप को सॉल्व करेंगे, ये कॉलम ये रो बंद करो, 0 × -1 0, और फिर क्या हो जाएगा -1 × 2। ठीक है, फिर j कैप वाले के आगे माइनस j कैप। देखो यहाँ पे इस कॉलम को बंद करो, इस रो को बंद करो, 1 × -1 और 0 × 2 0। ठीक है, फिर प्लस k कैप। देखो यहाँ पे 1 × 1 ये कैप है, ये k कैप है। ठीक है, देखो 1 × 1 1 और -0 × 0 0। ठीक है, तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, -2i कैप प्लस j कैप
प्लस के कैप, ठीक है, ये क्या आ गया, वेक्टर बी क्रॉस सी आ गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, वेक्टर ए के साथ। देखो तो डॉट प्रोडक्ट अगर हम करेंगे वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, तो देखो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी करने पे कितना आना चाहिए, आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ, -2 इंटू -2 4, -4, 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू 1 1 इंटू 7 +7, हाँ 7 ही है, सॉरी कैसा 7 लिखा मैंने, +7, ठीक है। देखो यहाँ पे -7 +7 मिलके कितना हो गया, 0 हो गया। देखो कितना आ गया, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, हो गया सॉल्व। और इसी को हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कभी आपसे 3 वेक्टर्स ऐसे दिया हो, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, क्या बोला जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो चाहे तो हम इसे देखो कितना आ रहा है, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। चलो इसको एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। शॉर्ट ट्रिक बेसिकली आप मैथ्स में पढ़ोगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना, कि ऐसे हम नहीं फाइंड करेंगे। वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी को ऐसे नहीं फाइंड किया जाता है। कैसे फाइंड किया जाता है, इनको लिखा कुछ ऐसे जाता है, ए बी सी ऐसा लिख दिया जाता है, ठीक है। अगर कहीं ऐसा दिख जाए इसका मतलब क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये क्या है बेसिकली, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सॉल्व करने के लिए क्या करो, आप डिटरमिनेंट बनाओ, ऐसे 2 लाइन खींच दो। अब देखो वेक्टर ए क्या है, जो वेक्टर ए है उसका कोफिशिएंट्स लिख दो, आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट -3, के का कोफिशिएंट 7। फिर वेक्टर बी का लिख दो, वेक्टर बी में आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 0, के का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 2 ही तो है। फिर वेक्टर सी का लिख दो, वेक्टर सी का कोफिशिएंट क्या है, आई का 0, जे का क्या है 1, के का क्या है -1, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर दो, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दो। देखो सॉल्व करने पे कितना आएगा, इसको अगर हम बंद करते हैं तो 2 इंटू फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बंद किया, 0 इंटू -1 0, -1 इंटू 2 -2, ठीक है। फिर इस वाले में, इसमें तो प्लस इसमें माइनस करते हैं तो ऑलरेडी एक माइनस हम लगाते हैं, ठीक है। 2 इंटू, अब माइनस इंटू यहाँ -3 डालते हैं, ठीक है, दिख तो रहा है ना। चलो इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखो इसको लिए +2, तो ये वाला लेते हैं, ये तो 0 इंटू -1 0, -1 इंटू 2, यहाँ देख लो, यहाँ मैं लिखता हूँ 2 इंटू -2। फिर एक साइड ऑलरेडी बीच वाले के लिए क्या करते हैं, हम एक साइड ऑलरेडी माइनस कर डालते हैं, यहाँ -3 था, ठीक है। अब देखो इसको, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो क्या हो जाएगा, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 2 0 0 हो गया। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 7 इंटू 1 इंटू 1 1, ठीक है, 2 इंटू 2 -4, और यहाँ देखो कितना आया, ये +3 इंटू -1 -3 + 7 इज इक्वल टू 0 आ गया ना। देखो 0 तो आ गया, 0 आ गया ना, ठीक है, हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज के क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।